औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की CNC वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में कुछ मैंने इस तरह का कंपोनेंट उठाया जिसमें काफ़ी सारे हमने आज ऑपरेशन करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, थ्रेडिंग करनी है, उसके बाद ग्रोविंग होनी है यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास टेपर टर्निंग होनी है और यहाँ पर रेडियस लगना है G03 की मदद से। ये सारे के सारे ऑपरेशन इंशाल्लाह आज हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने हैं। इस ड्राइंग के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, प्रोग्रामिंग बनानी है और उसके बाद देन मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपने अगर ये मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली ये वीडियो भी देख लें, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, तो काइंडली ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ज़रूर दे दूँगा। तो चलते हैं ड्राइंग की तरफ। आप तो दोस्तों आज की जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह की ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें जो हमारे कंपोनेंट का जो लेंथ है वो 160 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसका जो डायामीटर है 100 मिलीमीटर, इसका डायामीटर हमने बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ ड्राइंग है, ठीक है। हमने थ्रेडिंग करनी है M40 × 2.0 की, 2 मिलीमीटर पिच की हमने थ्रेड काटनी है, ठीक है, 30 मिलीमीटर लेंथ तक, और उसके बाद शैम्फर हमने 2 मिलीमीटर का शैम्फर लगाना है, ठीक है, और हमने ग्रोविंग करनी है। ग्रोविंग के बाद हमने टेपर टर्निंग करनी है और यहाँ पर हमने एक रेडियस लगाना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकालनी है। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले सबसे पहले तो हम उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने उसके पॉइंट्स शो कर दिए हैं, ठीक है, ताकि हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आसानी के साथ हम लिख सकें और उसका प्रोग्राम जो है वो आसान तरीके से, ठीक है, बग़ैर किसी एरर के हम प्रोग्राम बना सकें। तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 21 पॉइंट मेरे पास आए हैं, ठीक है, 21 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब इन 21 पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल पहले पॉइंट के ऊपर अब x की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है दोस्तों। ये मशीन के एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मशीन के एक्सिस होंगे वो हम यहाँ से उनकी वैल्यू जो है वो आसानी के साथ कम वक्त में और बग़ैर किसी एरर के हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस सभी के बाद हम यहाँ पर मशीन के कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मशीन के कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मशीन के ड्रा किए हैं। जिस एक्सिस के ऊपर मशीन काम करती है वो एक्सिस मैंने उस 0 पॉइंट पर ड्रा कर दिए हैं। दोस्तों उससे पहले मैंने यहाँ पर एक 0 पॉइंट वर्क पीस 0 पॉइंट सेट किया है, जहाँ से मैंने टूल की टचिंग वैल्यू लेनी है और जहाँ पर मैंने x को भी 0 किया है और z को भी 0 किया है। तो उसी पॉइंट के ऊपर दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइनें हैं उसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी 0 पॉइंट के ऊपर मैंने मशीन के एक्सिस ड्रा कर दिए हैं ताकि मुझे ये पता चले कि x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, z की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर यहाँ से दोस्तों देखें तो इस 0 पॉइंट से अगर मैं इस तरफ राइट साइड की तरफ मैं मूव करूं तो ये x के साथ पॉजिटिव वैल्यू में देता जाऊंगा। अगर इस 0 पॉइंट से मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूं तो हमेशा मैं z के साथ माइनस में वैल्यू दूंगा, तब मेरा जो कटिंग होगी यानी कि कटिंग टूल इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। जब मैं x को कटिंग टूल को मैंने कंपोनेंट से दूर ले जाना होगा तो मैं x के साथ पॉजिटिव में वैल्यू दूंगा तो कंपोनेंट से वह कटिंग टूल दूर चला जाएगा। जब मैंने कटिंग करनी होगी तो मैं z के साथ नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो इस कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो कटिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की तरफ। अब पहले पॉइंट के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि अब जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों पहले तो बताता चलूँ कि x जो यूज़ होता है CNC टर्निंग मशीन के ऊपर वो डायामीटर के लिए इस्तेमाल होता है। आसान लफ्ज़ों में जो भी आपको वर्टिकली लाइन नज़र आएगी या जो भी वर्टिकली डिस्टेंस कवर होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो हम x एक्सिस के अंदर काउंट करेंगे। और उसके बाद जो z एक्सिस होता है वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये x एक्सिस लिखा हुआ है, और जो z एक्सिस होता है वो दोस्तों लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हॉरिजेंटली हम कटिंग टूल को हमने जो भी ट्रैवल करवाना होगा उसकी जो वैल्यू देंगे हम वो z के साथ देंगे, वो माइनस में देंगे या प्लस में देंगे, ये अब चीज़ जो शो करेगी ये आपके एक्सिस शो करेंगे। जहाँ पर 0 पॉइंट सेट करेंगे उस जगह अगर आप एक्सिस ड्रा करें तो आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से पता चल जाएगी कि z की वैल्यूज़ माइनस होती है या प्लस होती है। यहाँ पर आपको z की वैल्यू माइनस ही मिलेगी, वैसे होती भी माइनस ही है, पॉजिटिव तो हो भी नहीं सकती। अब पहले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो पहले पॉइंट के ऊपर हम
सबसे पहले दोस्तों बताता चलूँ, यहाँ पर मैं डायामीट्रिक डायमेंशंस में लूँगा, ना कि रेडियस डायमेंशन में लूँगा, ठीक है। यानी कि हाफ डायमेंशन नहीं लूँगा, उसकी फुल डायमेंशन में लूँगा। फॉर एग्जांपल पहले पॉइंट के अगर आप पहला पॉइंट देखें, ये शेम्फर से जो नीचे वाला पहला पॉइंट है, इसमें एक्स एक्सिस में वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इस 0 पॉइंट से अगर यहाँ तक मैं वैल्यू लूँ तो ये बनती है 38.0 डायामीटर के अंदर मैं अगर बात करूँ तो। अगर रेडियस के अंदर मैं बात करूँ तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 38.0 आ जाएगी, चूँकि हमने कटिंग टूल को इस 0 पॉइंट से वर्टिकली कुछ फासले के ऊपर रोकना है, ना कि उसको 0 के ऊपर लेके आना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई नोकदार चीज़ होती तो उसके लिए मैं यहाँ पर x की जो पहली वैल्यू देता वो 0.0 दे देता, ठीक है। अब ये हमने नोकदार चीज़ तो बनानी नहीं है, कुछ डायामीटर के ऊपर हमने कटिंग टूल को रोका है, तो इसलिए हमने x एक्सिस के अंदर 38.0 वैल्यू देनी है, तो वो इस 0 पॉइंट से इस डिस्टेंस के ऊपर आकर रुक जाएगा। अब z की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 0.0 ही होगी, चूँकि यहाँ पर उस कटिंग टूल का फेस हमने इस कंपोनेंट के साथ टच किया है और 0.0 जो वैल्यू है वो हमने 0 ऑफसेट पेज पर इंटर कर दी है, इसलिए यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो 0.0 होगी। उसके अलावा भी दोस्तों, क्योंकि हमने हॉरिजेंटली कोई ट्रैवल नहीं किया, यहाँ से आगे की तरफ हमने मूव नहीं किया, हमारा टूल जो है वो यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0.0 है और z की वैल्यू भी 0.0 ही है, तो पहले पॉइंट के ऊपर 0.1 के ऊपर x की वैल्यू 38.0 आ जाएगी और जो z की वैल्यू है वो 0.0 आ जाएगी पहले कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, पहले पॉइंट्स के ऊपर। अब दूसरे पॉइंट की तरफ मैं बात करूं, अब पहले पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलें तो यहाँ पर दोस्तों शेम्फर मैंने लगाया है, तो दूसरे पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 40.0 आ जाएगी और जो z की वैल्यू आ जाएगी वो z -2.0 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, z की वैल्यूज़ -2.0 आ जाएगी और x की वैल्यूज़ 40.0 आ जाएगी, यानी कि दोनों जो हमारे एक्सिस हैं वो एक ही वक्त में ट्रैवल करेंगे, यानी x की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी और जो z की वैल्यू भी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी, तब जाकर हमारा जो शेम्फर है ये अप्लाई हो जाएगा। अगर एक वैल्यू हमारी फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती, अगर x की वैल्यू हमारी 38 रहती और z की वैल्यू -2.0 दे देता तो वो हमारा शेम्फर कभी भी नहीं अप्लाई होता। तो ये एक टेपर शेप में लाइन है, तो जिसमें x की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों साथ साथ हमारी क्या करेंगी, वो इंक्रीज़ करेंगी, तो उसके बाद जो है हमारा जो शेम्फर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू हमारी 40.0 आएगी और जो z की वैल्यू है वो -2.0 आएगी। -2.0 किस वजह से, अब देखें इस 0 पॉइंट से मैं लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेफ़्ट साइड की तरफ जितनी भी वैल्यू मैं दूंगा z की वो माइनस में ही आएंगी, इसलिए z -2.0 यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब देखें दोस्तों, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये इस पर जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, चूँकि हमने वर्टिकली हमने डिस्टेंस कवर नहीं किया है, यानी कि हमने डायामीटर में कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, इसलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू आएगी वही तीसरे पॉइंट के ऊपर ही होगी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। x की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी, जबकि z में, अब देखें दोस्तों, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की तरफ हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो हॉरिजेंटली हम मूव करते हैं, यानी कि लेंथ वाइज हम कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, तो दूसरे पॉइंट के ऊपर तीसरे पॉइंट के ऊपर जो z की वैल्यू होगी वो -2 से इंक्रीज़ होकर -30.0 आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के अंदर प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, यानी कि मैं 0 पॉइंट इसी को मैं रेफरेंस लेकर मैं सारी की सारी वैल्यू काउंट करूँगा। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर तीसरे पॉइंट के ऊपर z की वैल्यूज़ -30.0 मिलीमीटर आ जाएगी। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू हमारी 40.0 आ जाएगी और z की वैल्यू -30.0 हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो ये टूल हमारा कटिंग टूल, मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको। ये कटिंग टूल हमारा तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ हमारा टूल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से उसका जो डायामीटर है वो कम हो रहा है, ठीक है जी, वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायामीटर कम हो रहा है, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कम हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो चौथे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू नहीं होगी। अगर तीसरे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 40 है, तो चौथे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 35.0 आ जाएगी,
ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। अब z की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। z में हम यानी कि लेंथ वाइज हमने कटिंग टूल को कोई मूव नहीं कराना है, जस्ट हमने कटिंग टूल को वर्टिकली यानी कि डायामीटर में हमने कटिंग टूल को कम किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ग्रूविंग करनी है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा तो किस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मैं लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मैं सारे निकाल लेता हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको को भी समझ आ सके। अब चौथे पॉइंट से अगर आप पाँचवें पॉइंट की तरफ चलें तो हमारा जो डायामीटर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, जबकि जो z की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। अब z की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर देखें दोस्तों, z माइनस 35.0। अब x की वैल्यू जो है वो डायामीटर आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। x 35.0 रहेगा, z की वैल्यू माइनस 35.0 हो जाएगी दोस्तों। कांस्टेंट वैल्यू x की रहेगी, जबकि z की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब पाँचवें पॉइंट से छठे पॉइंट की तरफ हम अगर मूव करें तो हम उसके डायामीटर में इजाफा हो रहा है, यानी कि हमने कटिंग टूल को ऊपर की तरफ उठाना है, डायामीटर हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वर्टिकली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो छठे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो दोस्तों हमारी 40.0 हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं 40.0 हो जाएगी। और जो z की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी z माइनस 60.0 हो जाएगी, ठीक है। अब छठे पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी और उसके बाद जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 35 से 40 मिलीमीटर x की वैल्यू हो जाएगी और z की वैल्यू जो है वो दोस्तों कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद छठे पॉइंट से सातवें पॉइंट की तरफ हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, जबकि z की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि लेंथ वाइज हमने कटिंग टूल को मूव कराया है, ठीक है। z के पैरेलल हमने कटिंग टूल को मूव कराया, इसलिए जो z की वैल्यू है वो माइनस में इंक्रीज़ होगी। अब z की वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास z माइनस 60.0 मिलीमीटर उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी और x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। छठे पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू x की वैल्यू 40 है, इसलिए z की वैल्यू सातवें पॉइंट के ऊपर भी उसकी वैल्यू 40 ही आएगी। आज सातवें पॉइंट से आठवें पॉइंट की तरफ चलें तो फिर डायामीटर कम हो रहा है, ठीक है। तो आठवें पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू आ जाएगी 35.0 आ जाएगी और z की वैल्यू जो है वो दोस्तों कांस्टेंट ही रहेगी, यानी कि लेंथ वाइज हमने कोई मूव नहीं किया है, इसलिए हमारा जो डायामीटर होगा वो कम होगा और जो z की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। आठवें पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 35.0 हो जाएगी और z की वैल्यू जो है वो z माइनस 60.0 ही रहेगी। अब आठवें पॉइंट से नौवें पॉइंट की तरफ हम चलें तो ये देखें, ये हम लेंथ वाइज हम कटिंग टूल को ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, जबकि x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, चूँकि हमने डायामीटर में कोई ट्रैवल नहीं करवाना टूल को, जबकि हमने लेंथ वाइज हमने कटिंग टूल को ट्रैवल करवाना है। तो z में नौवें पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी z माइनस 65.0 आ जाएगी, जबकि अब आठवें पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वही आपकी नौवें पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू रहेगी। अब 40.0 जो है वो वैल्यू हमारी नौवें पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब नौवें पॉइंट से 10वें पॉइंट की तरफ अगर चलें तो ये हम डायामीटर में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल हमारा जो कटिंग टूल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा। तो 10वें पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 60.0 आ जाएगी, जबकि उसकी वैल्यू जो है z की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी। नौवें पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी z की वही 10वें पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू रहेगी। अब देखें दोस्तों, 10वें पॉइंट से अगर 11वें पॉइंट की तरफ में हम चलें तो x टेपर हमारी कट रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी और साथ साथ हमारी z की वैल्यू भी बढ़ेगी, तब जाकर आपकी जो टेपर है ये यहाँ पर बन जाएगी। अब 11वें पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो x की वैल्यू 70.0 आ जाएगी, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, जबकि z की वैल्यू जो है वो माइनस 80.0 z की वैल्यू आ जाएगी। देखें दोस्तों, दोनों जो वैल्यू हैं वो साथ साथ बढ़ेंगी। ये वैल्यू जो है 60 से बढ़कर 70 पे चली गई है और ये जो वैल्यू है माइनस 65 से माइनस 80 पर चली गई है, ठीक है। तब आपकी जो टेपर है ये टेपर जो है ये कट जाएगी। अब 11वें से 12वें की तरफ चलें तो डायामीटर कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस की लाइन भी आपको वर्टिकल नज़र आ रही है, ये लाइन भी वर्टिकल नज़र आ रही है। तो आसान लफ्ज़ों में ये जो हमारी वैल्यू कम हो रही है ये एक्स एक्सिस में हो रही है, तो ये वैल्यू हमारी एक्स में 65.0 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और z की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, जो वैल्यू 11 पॉइंट के ऊपर थी वही वैल्यू आपकी
12 पॉइंट के ऊपर ही रहेगी z की वैल्यू। अब 12वें से 13वें पॉइंट के ऊपर चलें तो z की वैल्यू जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर देखें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी z माइनस 90.0, जबकि x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद 13वें पॉइंट से 14वें पॉइंट की तरफ चलें तो उसी तरीके से जो z की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 70.0। अब दोस्तों 16वें पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कम होकर 65.0 आ जाएगी, और जो z की वैल्यू है यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस 100.0 मिलीमीटर आ जाएगी। हम दोस्तों इसको रेफरेंस मानकर चल रहे हैं, यानी कि 0 पॉइंट हमारा ये है, यहीं से सारी की सारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब 16वें से 17वें पॉइंट की तरफ चलें तो हम ये जो फासला कवर हो रहा है ये z एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटली कटिंग टूल हमारा ट्रैवल कर रहा है। तो 17वें पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, जबकि z की वैल्यू जो है वो 110.0 हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब 17वें पॉइंट से 18वें पॉइंट की तरफ चलें तो x की वैल्यू 18वें पॉइंट के ऊपर 70.0 आ जाएगी, जबकि z की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद 18वें पॉइंट से 19वें पॉइंट के ऊपर चलें। अब दोस्तों 18वें पॉइंट से 19 पॉइंट की तरफ अगर हम जाएँ, एक तो ये है कि यहाँ पर रेडियस सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब G02 कोड जो है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर G02 कोड लगेगा, ठीक है, और हम x की z के साथ r में वैल्यू दे देंगे, या i और k में भी हम वैल्यू इसकी दे सकते हैं। जो रेडियस यहाँ पर आपको r रेडियस 50.0 नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है i और k में भी हम वैल्यू इसकी दे सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल r में भी वैल्यू रेडियस की दे सकते हैं, वो आपकी मशीन जो है वो रेडियस लगा देगी। अब 19 पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू अगर देखें तो 90.0 है, ठीक है दोस्तों, जबकि z की वैल्यू जो है वो 140.0 आ जाएगी। उसके बाद 19 से 20 पॉइंट की तरफ चलें तो वर्टिकली कुछ हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 90 से वैल्यू बढ़कर 100 हो जाएगी और z की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद 20 से 21 की तरफ चलें तो हमारी x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जबकि z की वैल्यू जो है वो z माइनस 160.0 आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स अल्लाह के फजल से आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी उसको अपने पास नोट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले उसी तरीके से प्रोग्राम नेम आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम नेम लिख दिया है, ठीक है। फनूक कंट्रोलर है, ठीक है। फनूक कंट्रोलर का जो नाम सेव होता है वो ओ से, पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो ओ लिखा जाता है, उसके बाद 4 डिजिट्स के अंदर हम उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पर मैंने 5वीं एक्सरसाइज है तो इसलिए 0005 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो उसके बाद दोस्तों N10 आपको नज़र आ रहा है। N10 जो होता है ये ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है। इस ब्लॉक नंबर शो होता है, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ वगैरह लिख देते हैं, कोई न्यूमेरिकल डिजिट्स, कोई कोड वगैरह लिख देते हैं। अगर मशीन कोई एरर वगैरह दे तो वो ब्लॉक नंबर शो होता है, इसलिए हम उसको ब्लॉक नंबर में जाकर कोई एडिटिंग वगैरह आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर ना भी दे तो मशीन आपकी रीड करेगी, तो इसलिए ब्लॉक नंबर देना ज़रूरी होता है। अगर कोई एरर वगैरह आए सिमुलेशन के अंदर, अगर कोई एरर वगैरह शो करे मशीन, तो साथ उसके ब्लॉक नंबर आए, ठीक है, और उस ब्लॉक नंबर के अंदर जाकर हम कोई भी एडिटिंग वगैरह अपनी आसानी के लिए हम कर सकते हैं। तो N10 ब्लॉक नंबर के अंदर मैंने दोस्तों लिखा G21। तो G21 का मतलब है इनपुट इन मिलीमीटर, ठीक है, कि जो डायमेंशन मैंने यूज़ किए हैं उनका जो यूनिट है वो मिलीमीटर के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर G21 का इस्तेमाल मैंने किया है। N20 ब्लॉक नंबर के अंदर G28 U0.0 W0.0, इसका मतलब है ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर मशीन आपकी ज़ीरो पर रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है तो ये जब ब्लॉक रीड करेगी तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों T0101 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद M06। अब T दोस्तों ये जो अल्फ़ाबेट है ये टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 01 जो लिखा हुआ है ये जिस स्लॉट नंबर के अंदर आपका टूल फिक्स है उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, जिस स्लॉट नंबर के अंदर टूल फिक्स होगा उसका नंबर हम यहाँ पर दे देंगे। और 01 जो लिखा हुआ है ये उसका ऑफसेट नंबर है, यानी कि ऑफसेट पेज के ऊपर जहाँ पर हमने उसकी टचिंग वैल्यू मेजर की हैं उसका जो नंबर है 01 यहाँ पर मैंने लिख लिया। कोई भी नंबर हम 02 हो सकता है, 010 सीरियल नंबर के अंदर दे, वो उसका सीरियल नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिख लिया। M06 का मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर, यानी कि पहले अगर कोई टूल आपने पकड़ा हुआ है तो वो उस टूल को चेंज करेगी और चेंज करके पहला टूल वो काम करने के लिए ले आएगी। उसके बाद
40 ब्लॉक के नंबर के अंदर S1200 M03G96। S मीन स्पेंडल के लिए यूज़ होता है। 1200 उसके RPM है, यानी कि 1200 एक मिनट के अंदर 1200 चक्कर लगाएगा। M03 स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, स्पेंडल को ऑन करेगा, प्लस उसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी। उसके बाद G96 कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड, यानी कि जो स्पेंडल स्पीड हमने प्रोग्राम के अंदर दी है, जब हम मशीन को ऑटो पर चलाएंगे तो उस वक्त हम जो नॉब की मदद से हम स्पेंडल स्पीड की परसेंटेज कम ज़्यादा करते हैं, वो आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद N50 ब्लॉक नंबर के अंदर देखें G00X101.0 Z2.0 F2.0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये गलती से मैंने यहाँ पर फीड दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने G00 के साथ फीड का इस्तेमाल किया था, जबकि G00 के साथ फीड का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने G01 लिखना था, G00 लिख दिया था। तो चलें, G01 लिखा है। X के साथ मैंने 101.2, Z के साथ 2.0 और यहाँ पर मैंने फीड दे दी है। ठीक है, टूल को मैंने सेफ हाइट के ऊपर ला कर रोक दिया। यहाँ पर G0 इसके पहले भी एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं, G00 और X की वैल्यू Z की वैल्यू हम सेफ हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने G01 इस्तेमाल कर लिया। G00 का बेसिकली दोस्तों मकसद ये है कि वो रैपिड पोजीशनिंग है, यानी कि टाइम को, उससे टाइम सेविंग होती है, टाइम की बचत हो जाती है। जब मशीन रेफरेंस पॉइंट से सेफ हाइट तक आती है कि वो तेज़ी के साथ कटिंग टूल को लेके आती है, इसलिए टाइम की बचत हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद N60 ब्लॉक के अंदर देखें तो G71 U0.0 R2 U2.0 R2.0 यहाँ पर टर्निंग साइकिल अप्लाई किया है। ठीक है, U जो होता है ये डेप्थ ऑफ कट होती है, R जो होता है ये टूल रिडक्शन वैल्यू होती है कि हर कट के बाद टूल आपका कितना ऊपर की तरफ उठे, वो वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद N70 ब्लॉक नंबर के अंदर अगर दोस्तों देखें तो उसकी दूसरी लाइन मैंने लिखी है टर्निंग साइकिल की। तो G71 ये तो टर्निंग साइकिल हो गया, उसका कोड हो गया G71। ठीक है, G कोड। P के साथ मैंने 80 लिखा है, Q के साथ मैंने 160 लिखा है। अब P के साथ जो दोस्तों मैंने वैल्यू लिखी है 80, ये दोस्तों मैंने फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, यानी कि जो पहले पॉइंट की जो वैल्यू थी, पहले पॉइंट के ऊपर जो X की वैल्यू थी और Z की वैल्यू थी, वो जिस ब्लॉक नंबर के अंदर मैंने दी हैं उस ब्लॉक नंबर का मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। देखें, अब मैंने 80 के अंदर मैंने उसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर मैंने 80 लिख दिया। क्यों? इसी तरीके से Q जो होता है ये लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ होता है, यानी कि 21 पॉइंट की ऊपर जो X की वैल्यू थी, जो Z की वैल्यू थी, वो जिस ब्लॉक नंबर के अंदर मैंने दी है उसका मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, जो कि आपके सामने Q 160 है। U0.0 W0.0 यहाँ पर अगर फिनिश अलाउंस छोड़ना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने नहीं छोड़ा तो मैंने कोई फिनिश अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया। F1.0 यहाँ पर कटिंग फीड मैंने स्लो कर ली है। ठीक है, उसके बाद मैंने सारा के सारा जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ठीक है, उसका प्रोग्राम मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा उसका प्रोग्राम, ये यहाँ पर G02 रेडियस यहाँ पर लगाया था, ये सारे के सारे उसका मैंने पाथ लिखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको मशीन को फिर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर भेज दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, टूल चेंज करना था, टूल दोस्तों एक खास डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस के ऊपर भी रख कर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको रेफरेंस पॉइंट के ऊपर भेजकर टूल को चेंज किया है। अब दूसरा टूल लेके आया, स्पेंडल स्पीड भी मैंने कम कर दिया है। अब दूसरा जो टूल है वो ग्रूविंग टूल है, जिसकी थिकनेस 3.0 है। ठीक है जी, उसके बाद उसी तरीके से मैंने उसको सेफ हाइट के ऊपर भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद G01 कोड इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ पर ग्रूविंग साइकिल दोस्तों अप्लाई किए हैं। ठीक है, 3 ग्रूव्स हैं तो इसलिए 4 ग्रूव्स हैं, तो 4 ग्रूविंग साइकिल मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसी तरीके से मैंने यहाँ पर थ्रेडिंग करनी है, तो थ्रेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर टूल को चेंज किया है और मैंने यहाँ पर थ्रेडिंग साइकिल अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कटिंग टूल का टचिंग पॉइंट ले लिया, टचिंग वैल्यू मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऑफसेट ज्योमेट्री के अंदर ये मैंने 3 टूल हैं। ठीक है, 3 टूल की मैंने टचिंग वैल्यू ऑलरेडी ले रखी हैं और टूल भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और ये इसका प्रोग्राम है, इसको रीसेट करते हैं। ये इसका प्रोग्राम है जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर सेव किया हुआ है और यहाँ पर आपको इसका पाथ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं आपको मशीन को चला कर दिखाता हूँ तो आप चेक करें इसको। मशीन का डोर क्लोज करते हैं।
देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि ये हमारा जो कंपोनेंट था वो दोस्तों ये इस तरह का कुछ कंपोनेंट हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।